हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है प्राचीन भारत में। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने सबसे पहले दौरा किया था। ओके। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी नहीं था। ओके। और अध्ययन का केंद्र कौन कौन था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा। ओके। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने। बीपीएससी खतरे में यही पूछा था कि कौटिल्य कहाँ के आचार्य थे? तो तक्षशिला के। ओके। महापाषाण संस्कृति हमें किससे परिचित कराती है? बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधि जिसे कब्र कहते हैं उसे। ओके। ये जो कब्र अभी देखते हैं ना, ये सिस्टम महापाषाण संस्कृति से ही पता चल जाता है। ओके। बड़े पत्थरों से घिरी हुई जो समाधि है, ये सब महापाषाण संस्कृति से आई है। ओके। महापाषाण संस्कृति से आई है बड़े बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधि यानी कब्र। ओके। और एक पाषाण नामक मछली है, पता होगा। तो अगर उसका डंक लग गया तो आदमी क्या होता है? मर जाता है, यानी कब्र में चला जाता है। ठीक है। तो पाषाण नामक मछली जो है डंक मारती है तो कब्र में चल जाता है। कहाँ चल जाता है? कब्र में। कौन मछली? पाषाण। तो पाषाण से याद रखना महापाषाण। लेकिन नवपाषाण भी होता है, पूरा पाषाण भी। तो कैसे याद करना महापाषाण को? तो पाषाण मछली क्या मारती है? डंक मारती है तो मर जाती है। ओके। तो मर जाएगा पाषाण जब मछली मारेगी तो। ठीक है। मरने से महा याद रखना, मरने से महा याद रखना। अब मछली पाषाण नामक मछली है, ठीक है, जो समुद्र में पाई जाती है। तो मरती है तो मरने से महा याद करना। पाषाण नामक मछली होती है, ठीक है, तो डंक मारेगी तो मर जाता है, यानी कब्र में चल जाएगा। ठीक है। इस प्रकार याद रखना है। किस पुस्तक का 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो पंचतंत्र का किया गया है। ओके। पंचतंत्र का किया गया है। 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं में। देखिए पंच 15 देख रहे हैं ना? ओके। पंच 15, ठीक है। पंच से 15 याद रखना। पंचतंत्र और 40 विदेशी भाषा में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है। लेकिन यही सबसे पहले पूछेगा कि सबसे पहले भारतीय के अलावा अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट होने वाला पहला पुस्तक तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, याद रखिएगा। ओके। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ये सिक्कों का अध्ययन है। ओके। सिक्के या धातुओं का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक। हितोपदेश के राइटर कौन है? तो नारायण पंडित है। ओके। हितोपदेश के लेखक कौन है आपका? नारायण पंडित है। ओके। पदेश पंडित याद रखिएगा। हितोपदेश के लेखक कौन हो गया? पंडित। ओके। नारायण पंडित। पदेश देख रहे हैं ना? पदेश से पंडित याद रखना है। ठीक है। कंफ्यूजन वगैरह हो जाता है। तो हितोपदेश के लेखक कौन हो गया? नारायण पंडित हो गया। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। ओके। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने किया था। ओके। विक्रम संवत कब चालू हुई थी? 58 ईसा पूर्व में। ओके। विक्रम संवत कब चालू हुई थी? 58 ईसा पूर्व में। शक संवत 78 ईस्वी में। ओके। ओंकार वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ओके। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार थे पुरापाषाण काल में। ओके। और नवपाषाण काल में क्या थे?
सॉरी महापाषाण काल में तो कब्र वगैरह जो दिखता है ना, ठीक है, तो वो महापाषाण संस्कृति में आया था। निम्नलिखित में से चालकोलिथिक एज का मतलब क्या होता है? तो चालकोलिथिक एज का मतलब होता है ताम्रपाषाण युग, ठीक है। चालकोलिथिक एज का मतलब क्या होता है? ताम्रपाषाण युग होता है, ठीक है। चालकोलिथिक से चालक याद रखना। चालक किससे बना होता है? तांबा से बना होता है, कंडक्टर यानी, ठीक है। यानी चालक जो बना होता है किससे बना होता है? तांबा से बना होता है। चालकोलिथिक एज याद रखना है, ठीक है। चालकोलिथिक एज हो गया आपका ताम्रपाषाण युग, ओके। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? भास है, ओके। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन होगा? आपका भास होगा, ओके। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, ओके। कालिदास की पुस्तक के बारे में पूछा गया था कि कालिदास की पुस्तक कौन नहीं है? तो याद रखना है 71वीं बीपीएससी में, ओके। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, ओके। वह स्रोत जो व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो मिनिन नो जो है आपका व्यापारिक मार्गों पर क्या है? मौन है, ओके। व्यापारिक मार्गों पर मौन कौन है? तो मिनिन नो है, ओके। आप फिर पूछा था कि तुलसीदास द्वारा लिखी पुस्तक बोला था, ना कि कालिदास के द्वारा, ठीक है। 71वीं वाला में। आधुनिक मानव का हाल का पूर्वज किसे कहा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव को, ओके। आधुनिक मानव का पूर्वज क्रो-मैग्नन मानव को। भारत रोम के व्यापार के प्रमाण में किस स्थल से मिला है? अरिका मेरु से, ओके। अरिका मेरु से मिला है भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध, ओके। आधुनिक देवनागरी लिपि को प्राचीनतम रूप कौन सी? ब्राह्मी है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। और अरिका मेरु किसके बीच में? भारत और रोम के बीच में व्यापारिक संबंध मिला है, ओके। भारत तथा सर्वप्रथम मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सी थी? तो आपका गेहूं था, ठीक है। कौन था आपका? गेहूं था, मानव द्वारा यूज किया पहला अनाज, ओके। गेहूं। कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? बताना है। देखिए सुमेलित नहीं है, मेल, तो ये गलत है जनरली, ठीक है, ये गलत है। बाकी हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति है, और चार्ल्स विल्किंस ने गीता पढ़ा था, ओके। क्या पढ़ा था? गीता पढ़ा था चार्ल्स विल्किंस ने। फिर जॉन मार्शल ने मेहरौली लौह स्तंभ से संबंधित है, ओके। जॉन मार्शल क्या है? मेहरौली लौह स्तंभ से संबंधित है। और रवि कीर्ति जो थे किसके समय था? तो पुलकेशिन के समय में था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? रुद्रदमन के, ओके। काव्य शैली जो है इसकी प्राचीनतम नमूना कहाँ से, किसके अभिलेख से मिलता है? तो रुद्रदमन के अभिलेख से मिलता है काव्य शैली।
ओके। और ऐसे भी काव्य यानी कविता के मामले में अशोक का राजेंद्र तो था ही नहीं, सिंपल सवाल तो रुद्र दमन के हो जाएगा। ओके, कविता का शैली किसमें था? रुद्र दमन में। पोडुके के नाम से कौन सा बंदरगाह दी पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी में वर्णित है? तो अरिका मेडू है। ओके, अरिका मेडू है। पोडुके के नाम से कौन सा बंदरगाह पेरिप्लस ऑफ एथियन सी में वर्णित है? तो अरिका मेडू कहा जाता है, पोडुके नाम से वर्णित है। ठीक है, ठीक है। और उस पोडुके नाम से कहा जाता था, लेकिन उसको द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी भी कहा जाता है, तो अरिका मेडू को कहा जाता है। ओके, इसको तो अरिका मेडू क्या क्या कहा गया? पोडुके और पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। ओके, और ताम्रलिपि, ताम्र जो चालू होता है युग, तो कौन सा एज कहलाता है? चालकोथिक एज कहलाता है। ओके, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ओके, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस ने। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। ओके, ना कि मेगास्थनीज। हाँ, ये बोल सकते हैं मेगास्थनीज पहला आने वाला विदेशी व्यक्ति था। ओके, निम्न में से कौन नवीनतम माना जाता है? तो क्रो मैग्नन जो मानव होता है, इसे नवीनतम माना गया है। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ओके, इतिहास के पिता हेरोडोटस को ही कहा जाता है। और भारतवर्ष शब्द यानी इंडिया शब्द सबसे पहले प्रयोग भी हेरोडोटस ने ही किया था। ओके, इतिहास के पिता हेरोडोटस को ही कहा जाता है, और इंडिया शब्द का भी प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो हेरोडोटस ने ही किया था। ओके, प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम के बीच है। ठीक है, सिंधु और झेलम के बीच में है। ओके, इसमें प्राय कंफ्यूजन हो जाता है कौन सी नदी है। सिंधु तो ठीक है, याद रहता है, लेकिन झेलम होगा या और कोई होगा, तो इसको आसानी से याद करते हैं। देखिए, झेलम था जब सिकंदर आ रहा था तो युद्ध झेल रहा था। ठीक है, युद्ध की स्थिति झेल रहा था। जब सिकंदर आ रहा था तो युद्ध की स्थिति झेल रहा था, तो उस समय तक्षशिला के आचार्य गए थे बताने धनानंद को, तो सिंधु और झेलम। ओके, सिंधु झेलम जो के बीच में स्थित है तक्षशिला, और अभी पाकिस्तान में चल गया है। किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस ने अभी बताए थे मिलाने में, चार्ल्स विल्किंस हो जाएगा। ओके, चार्ल्स विल्किंस हो जाएगा। और अभी जॉन मार्शल जो है मेहरौली लॉ स्तंभ से संबंधित है। जॉन मार्शल किससे संबंधित है? मेहरौली लॉ स्तंभ से। अब विलियम जोन्स जो है गीता से संबंधित है। विलियम जोन्स गीता से संबंधित है। ओके, कौन सा प्राचीन शाही आदेश देश में अनाज भंडारण से संबंधित था? तो सोहगौरा था। ओके, प्राचीन शाही आदेश देश में अनाज भंडारण से संबंधित है। सोहगौरा ताम्रपत्र जो था, ये शाही आदेश था कि देश में अनाज भंडारण से संबंधित था। ओके, और ताम्र युग को ही चालकोथिक युग कहा जाता है। ठीक है,
हाँ, सहगौरा के ताम्रपत्र में ही मिला है। ओके, शाही आदेश के अनाज को भंडारण किया जाए सहगौरा। ठीक है, अनाज बोला है तो सहगौरा यानी गाय के लिए अनाज भंडारण करके रखिए। ठीक है, गौरा सहगौरा गाय के लिए क्या करिए, गौरा के लिए अनाज भंडारण करके रखिए, अनाज दीजिए। ठीक है, अनाज दीजिए गाय के लिए, गाय से गौरा याद रखना, गाय से गौरा सहगौरा। ठीक है, ताम्रपत्र, ये शाही आदेश था। ठीक है, मेहरौली के लौह स्तंभ से संबंधित जॉन मार्शल है। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। ओके, प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम कौन सा था? तो मणिग्राम थी। ओके, प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम कौन सा था? तो मणिग्राम थी। ओके, फिर पुलकेशिन वन का बादामी शिलालेख शक संवत 465 का है। विक्रम संवत में ये कन्वर्ट करिएगा तो क्या होगा, ये तो जोड़ घटाव का 600 हो जाएगा। ठीक है, 600 हो जाएगा। तो इधर से आपका हो गया 35, 135 साल जोड़ दीजिएगा संवत में, तो आपका विक्रम संवत बन जाएगा। पुलकेशिन वन का बादामी शिलालेख का शक संवत दिया हुआ है। ठीक है, पहले तो ये याद रखिए पुलकेशिन द्वितीय में कौन सा साल दिया हो, तो शक संवत दिया हो तो 465 इंडिकेट किया हो। तो विक्रम संवत में आप बात करिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी उससे भी पुराना में तो 600 हो जाएगा। ठीक है, 135 साल बिफोर कहिए। ठीक है, 600 हो जाएगा। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखदत्त है। ठीक है, इसी में ही अशोक को क्या कहा गया है? चंद्रगुप्त को नीच कहा गया है। ठीक है, या नीचा समुदाय से कहा गया है। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा समान है? तो कर्मवाद का सिद्धांत है। ओके, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा समान है? कर्मवाद का सिद्धांत है जो तीनों में है, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी याद रखिए, बौद्ध है, जैन है, ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म नहीं था, याद रखिएगा। उसको ब्राह्मण धर्म कहा जाता है। लोग हिंदू हिंदू कहने लगा, लेकिन बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म कहा गया। ये तीनों में कर्मवाद का सिद्धांत है। ओके, कर्मवाद का सिद्धांत की कहाँ से आती है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से और ब्राह्मण धर्म से, याद रखेगा। हिंदू धर्म नहीं है उस समय उच्चारण। बिहार धार्मिक केंद्र, यानी जो भी अपने आप को हिंदू धर्म का पालन करता है, लेकिन वो हिंदू धर्म नहीं बल्कि ब्राह्मण धर्म है। ओके, बिहार धार्मिक केंद्र है इन सभी के लिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए और बौद्धों के लिए, तीनों के लिए। ओके, कौन सम्मिलित नहीं है ये बताना है। देखिए, हिंदू धर्म से संबंधित गीता, मुस्लिम धर्म से संबंधित कुरान और बौद्ध धर्म से संबंधित धम्म पद है। ये सभी अपने आप में किताब है जिसका पवित्र ग्रंथ कहलाता है। बौद्ध धर्म का धम्म पद बुक हो जाएगा। ओके, पवित्र ग्रंथ धम्म पद कहलाता है। ओके, बौद्ध धर्म का धम्म पद हो जाएगा, कुरान हो जाएगा मुस्लिम का, हिंदू धर्म का गीता हो जाएगा। काली जैन धर्म का क्या हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्न में से कौन सा असंगत है यानी गलत मिला हुआ है? तो देखिए, मालविकानी मित्रम कालिदास ने लिखा है। ओके, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखा है। चंद्रानंद किसने लिखा है? राजशेखर ने लिखा है। ओके, मालविकानी मित्रम भी कालिदास ने लिखा है। ठीक है, सौंदरानंद ने कौन सा लिखा है? तो राजशेखर ने लिखा है। ओके,
राजशेखर ने कौन सा बुक लिखा है? सौंदरानंद। ओके, आनंद सौंदरानंद ऐसे याद रखना है, ठीक है। सौंदरानंद तो किसने लिखा है? राजशेखर ने। सौंदराशेखर याद रखना। सौंदराशेखर यानी राजशेखर, सौंदराशेखर यानी राजशेखर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो तांबा है, सबसे पहले यूज किया। इसे चालकोटिक एज भी कहते हैं। योद्धेय कौन थे? तो एक गणतांत्रिक जनजाति था। योद्धेय कौन था? गणतांत्रिक जनजाति था। ओके, कि यानी उस प्राचीन समय में ही देखिए गणतांत्रिक यानी चुन करके चुना जाता था हेड को। ओके, और ये जनजाति था जिसे योद्धेय कहा गया, ठीक है। और सौंदरानंद की रचना किसने की है? राजशेखर ने लिखा है। ओके, भवभूति, हस्तिमल व क्षमेश्वर किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो नाटककार थे ये लोग। क्या थे? नाटककार थे, ना कि जैन साधु थे। भवभूति, हस्तिमल, क्षमेश्वर ये कौन थे? ये सभी नाटककार थे। भवभूति कौन था? नाटककार। ओके, भवभूति कौन था? नाटककार। हस्तिमल और क्षमेश्वर ये सभी क्या थे? नाटककार। हस्तिमल भी, क्षमेश्वर भी, ये सब क्या थे? नाटककार थे। ओके, क्षमेश्वर, भवभूति, हस्तिमल, क्षमेश्वर ये सभी क्या थे? नाटककार थे। ओके, अब देखिए इसको ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं आप। भवभूति ने हाथ जोड़ करके क्या किया? क्षमा मांगा। भवभूति ने हाथ जोड़ करके क्या किया? क्षमा मांगा। क्यों? मतलब नाटक कर रहा था। भवभूति ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगा, ठीक है। क्षमा मांगने का नाटक कर रहा था। भवभूति ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगने का नाटक किया। हाँ, भवभूति ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगने का नाटक किया। नाटक करने से नाटककार याद रखना। भवभूति से भवभूति हो जाएगा। हाथ जोड़ने से हस्तिमल याद हो जाएगा और क्षमा से क्षमेश्वर हो जाएगा, नाटककार हो जाएगा। ओके।